ये शेयर हो गया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। यस सर। आज हम लोग जो बात करेंगे, और जैसा कि तनवीर सर ने आपको बताया, ये आरसीए गाइडेंस प्रोग्राम है। तो आरसीए में जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है उसका हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस करके देखेंगे कि जो पिछले 3 साल में 2022, 2023, 2024 में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उसको एक नजर देख लेंगे, और उसके हिसाब से, उसी करक्स के हिसाब से हम आपको इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, जो टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। आई होप के तनवीर सर रिकॉर्ड कर रहे होंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर बाद में आप लोगों को जिसको छूटेगा वो देखेंगे। से रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, तो इसमें क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी है पहला, जिससे आप देखेंगे तो इस 3 साल में सबसे ज्यादा इससे आया है। आगे देखते हैं, इसमें मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि जो पॉल्यूशन होता है, किस तरह के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ द पॉल्यूशन, और क्या क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, वो सारी चीजें इसमें आएगी। उसी तरह से क्लीनर टेक्नोलॉजी, यानी कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसको हम साफ टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें पॉल्यूशन ज्यादा है, तो उस पॉल्यूशन को कैसे हम कटेल कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। तीसरा, चौथा जो है वो है ग्रीन एनर्जी सोर्सेस। अभी जो हम लोग यूज कर रहे थे फॉसिल फ्यूल की यूज कर रहे थे, लेकिन जैसा कि कल ही जो आप लोग बहुत सारे जो हमारे चैनल आप लोग देखते होंगे, तो कल ही हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया कि 2030 तक इंडिया का गोल है, 2030 तक इंडिया का गोल है 500 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी होगा, यानी फॉसिल से तो ग्रीन, इसको ग्रीन एनर्जी कहते हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट, यानी वेरियस प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यूएनएफसीसी क्या है, ये सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए, इसके बाद हम 3 साल के क्वेश्चन का आरसीए का एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो ये देखिए, ये टॉपिक हम देखेंगे, ईयर देखेंगे किस किस मतलब इन्वायरमेंट में किस टॉपिक से है, 2022, 3 और 24 को। अब देखेंगे टोटल कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, तो पहला क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी से आप देखेंगे, तो उसी तरह से क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो 5 टॉपिक आपको दिया है वो 5 टॉपिक पर हम देखेंगे कौन कौन सा। तो 2022 में नहीं पूछा था, इससे पहले आप देखेंगे तो 2022 और 2023 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, लेकिन 2024 में ज्यादा आए, उसको भी देखते हैं। इसमें देखेंगे मेजर इन्वायरमेंटल इशू से कोई क्वेश्चन नहीं था, क्लीनर टेक्नोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं था, ग्रीन एनर्जी सोर्सेज से 1 क्वेश्चन था, वो बैटरी वाला था। उसी तरह से प्रोटोकॉल से 1 क्वेश्चन था, यानी टोटल मिला के आपका 2 क्वेश्चन होता है इसे। उसी तरह से देखेंगे 2023 में क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी से 1 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे मेजर इन्वायरमेंटल इशू से 1 क्वेश्चन पूछा था, और फिर क्लीनर टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं था, ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज से और प्रोटोकॉल से कुछ नहीं था। तो आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, बस। इससे पहले इतना ही इन्वायरमेंट से पूछता था, लेकिन 2024 में जो है काफी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से 8 क्वेश्चन। आप सोचिए कितना चेंज हुआ, कहाँ इसमें आप देखें तो 0 है, 1 है, और यहाँ 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन सोच लीजिए। उसके बाद इसमें मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज में 4 क्वेश्चन है। उसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे तो 1 क्वेश्चन था क्लीनर टेक्नोलॉजी में, और इसमें हम देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी में भी 1 क्वेश्चन था, और उसी तरह से देखेंगे तो प्रोटोकॉल और ऑर्गेनाइजेशन में भी 1 क्वेश्चन था। तो मोटे तौर पे ये सभी में से 1-1 क्वेश्चन है, और इसी से टोटल क्वेश्चन है। टोटल आप यहाँ देखेंगे तो 15 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल भी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए टोटल 9 क्वेश्चन हुए, यानी क्लाइमेट चेंज और इससे 9 क्वेश्चन हुए, मेजर इन्वायरमेंटल इशू से 5 क्वेश्चन, क्लीनर टेक्नोलॉजी से 1, उसी तरह से ग्रीन एनर्जी से आपका 2 क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटोकॉल से 2 क्वेश्चन, टोटल मिला के आप देखेंगे तो 2 और ये 15 क्वेश्चन हो गया, और ये 19। तो टोटल इन 3 साल का पूरा एनालिसिस हमने आप लोगों के लिए किया था, ताकि आरसीए का आपका ये ट्रेंड, अपने आप ट्रेंड है तो अलग बात है, लेकिन जो पुराना अभी हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है उसके हिसाब से हमने देखा 19 क्वेश्चन अभी तक इकोलॉजी एनवायरनमेंट से आए। अब चलते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने बताया क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी, यानी क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कौन कौन से क्लाइमेट प्रोटोकॉल हुए हैं, कॉप, जैसे अभी COP 29 है, ये क्या होता है, ये सारी चीजों पे वो पूछा है, यूएनएफसीसी से पूछा है, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो चलिए इसमें हम देखते हैं करके। तो सबसे पहले व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग बहुत इससे पहले सुने होंगे क्लाइमेट चेंज क्या होता है। तो हेलो, हाँ पहले मैं बता देता हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। पहले हम थोड़ा चेंज इन द टेम्परेचर, हाँ ये बेसिकली टेम्परेचर में नहीं होता बल्कि वेदर में भी। टेम्परेचर में जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में डिफरेंसेस है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जो हमारा वेदर पैटर्न है उसमें चेंज। और ये चेंजेस कहाँ आएंगे, ओशंस में भी आ सकते हैं, सरफेस पे भी हो सकते हैं, लैंड सरफेस पे, आइस पे भी हो सकते हैं। और ये बड़े पैमाने पर होता है और खास करके इसको एक दो दिन की नहीं, कम से कम डिकेड या लॉन्गर, यानी मोटे तौर पे अगर क्लाइमेट का चेंज की बात हम लोग करते हैं इसमें 20 to 25 ईयर्स देखते हैं। किसके हिसाब से, WHO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसको 20 से 25 साल का पूरा रिसर्च करके पता चलता है, तब पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज होता है इसमें दोनों फैक्टर काम करते हैं मोस्टली। अभी का जो हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं वो ह्यूमन मेड फैक्टर है, यानी सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि प्राकृतिक यानी जो नेचुरल है वो भी, आपको नेचर भी इसको करता है, कुदरती तौर पे भी होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक तो जो ह्यूमन के द्वारा जो होता है उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, यानी ये बेसिकली ह्यूमन के जरिए होता है। इसमें बेसिकली हम लोग जो फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उसी तरह से लैंड फार्म कर रहे हैं, सिटीज रोड्स बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, इस सब में क्या होता है, हमारा ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है। और ये ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। और जैसे ही गर्म करता है तो जो हमारा क्लाइमेट का एक पैटर्न होता है वो पैटर्न चेंज हो जाता है। इसको आप ये समझिए नेचुरल कॉजेज भी होता है। नेचुरल कॉजेज में जैसे कि अर्थ का ऑर्बिट है वो देख लीजिए, सन्स की इंटेंसिटी, उसी तरह से सर्कुलेशन ऑफ ओशंस, उसी तरह से एटमॉस्फेरिक मास जो होता है, या वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, यानी आप अगर बड़ा सा वोल्केनो हो जाए तो ग्लोबल कूलिंग हो सकता है आपको। तो ये दो तरह के आपके फैक्टर्स होते हैं, एक तो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, दूसरा नेचुरल होते हैं। और बेसिकली इस जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार, या जो समझिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है ग्रीन हाउस गैसेस को। तो चलिए हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हाँ बोलिए बोलिए सर। जैसे आपने वोल्केनो से बोला है सर, आपने 24 ईयर बोला है सर। वोल्केनो एक्टिविटी तो कुछ महीनों के लिए होती है सर, वो क्लाइमेट चेंज को कैसे इफेक्ट कर देगी सर? ये क्लाइमेट चेंज को जो होता है, वोल्केनो के एक्टिविटी जो होता है, भले वो एक दिन के लिए हो या एक दिन में ही वो इफेक्ट करे, लेकिन वो लॉन्गर टर्म में इफेक्ट करता है। अब आप न्यूज में सुने होंगे, वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो दुनिया का अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा वोल्केनो विस्फोट हुआ था, कहाँ, पैसिफिक ओशन में, होंगा टोंगा हाइबाई नाम है उसका, टोंगा से थोड़ा दूर है। उस पे मेरा पूरा वीडियो है, अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे देखेंगे। वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट विस्फोट था, मतलब वोल्केनिक का, और उसका इतना जबरदस्त था कि उसका जो इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन, वो आपको 60 किलोमीटर एबव स्पेस में चला गया। मतलब कि हम लोग जानते हैं ट्रोपोस्फीयर जो होता है वो तकरीबन मोटा तौर से ट्रोपोपॉज हम लोग 10 किलोमीटर मानते हैं या 12 किलोमीटर मानते हैं। उससे ऊपर हम लोग जाते हैं तो 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फीयर, उससे ऊपर जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर को भी क्रॉस कर गया सर। हाँ, मेसोस्फीयर में चला गया। अब मेसोस्फीयर में जो गया तो लोग ये कह रहे थे कि वहां पानी जाने के बाद वो हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग करे, लेकिन वहां जाने के बाद अभी ये पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं। तो अब इसका रिसर्च जो होगा, इसके इम्पैक्ट जो होंगे, भले वो 1 मिनट के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। इसका सीधा एग्जाम्पल ये समझिए आप कि आप मतलब हिरोशिमा पे एटम बम गिरा था, आपको याद होगा, है ना? कब गिरा था? 1945 में, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पे एटम बम गिरा। उस एटम बम का जो रेडिएशन है, उस एटम बम का जो इफेक्ट है वो अभी भी है, पता है आपको, अभी भी उसके रेडिएशन अभी भी मौजूद है। तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन होता है सडन, और ये जो होंगा टोंगा था, तो इसमें तकरीबन 100 एटम बम, जो हिरोशिमा पे गिरा था उससे 100 एटम बम से ज्यादा पावर होता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये उतना ऊंचाई पे चला गया था, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इस तरह से था, मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आप समझ लीजिए ये काफी बड़ा था। ये मतलब एक आइलैंड बना था, उस आइलैंड को पूरी तरह से तबाह कर दिया, कुछ दिन पहले ही वो आइलैंड बना था।
वो भी उस टाइम में न्यूज में आया था, ये सारा उसमें। तो इसीलिए उसका जो इफेक्ट पड़ता है वोल्केनो का तो लॉन्ग टर्म पड़ता है, क्योंकि उसके जो एश होते हैं उसमें खास करके जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है कि जब ऊपर स्पेस में चला जाता है तो वो ज्यादातर सोलर रेडिएशन को, तो ये बेसिकली जो होता है मतलब क्लाइमेट चेंज या आप कहें तो वो बात बेसिकली हमारे अर्थ का जो हीट बायलेंस है, जिसको हम लोग एनर्जी ये कहते हैं ना, एनर्जी बायलेंस, उसके वजह से होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अर्थ एनर्जी बायलेंस एंड क्लाइमेट में क्या रिलेशन है। जैसे तो नॉर्मल तरीके से आपने हीट बजट पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उसी का एक ये हीट। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं जितने भी हमारे अर्थ पे एक्टिविटीज है, एनर्जी है, कहीं भी आप यूज कर रहे हैं, वो क्या है, सोलर एनर्जी से हम काम करते हैं हम लोग, सन का रेस आता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ का सन, ठीक है। और यही जो है ये क्लाइमेट का ड्राइविंग फैक्टर भी है। हमारा जो क्लाइमेट चलता है ये सन की वजह से ही चलता है। अगर सन रुक जाए तो फिर बहुत बुरा हाल हो गया। उसी तरह से इनकमिंग सनलाइट जो होता है, जिसको सोलर इंसोलेशन कहते हैं, वो 2-3 तरह से होता है। यानी सन से जो लाइट आया वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा स्पेस में, मतलब बाहर है उस पे आइस है, उससे रिफ्लेक्ट होकर फिर से चला गया स्पेस में। और कुछ क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, कोई एब्जॉर्ब होगा सरफेस से एटमॉस्फेयर में। तो ये 2 चीज होता है। अब क्या होता है, जो हमारा हीट बैलेंस है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि हीट बैलेंस क्या होता है। कि सपोज कीजिए ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक है, और सन से हमारा ये अर्थ है, ठीक। अर्थ पे आया एनर्जी कितना, 100, माने 100 यूनिट सन से आया, ठीक, सन से आया। तो इसमें से अर्थ का जो माउंटेन है और जो डिफरेंट एरियाज है या फिर बादल है, ये सब रिफ्लेक्ट कर देता है स्पेस में। तो कितना करता है रिफ्लेक्ट, ये टोटल मिला के जो है आपको 35% कर देता है। यानी जो हमारा नेट एनर्जी आता है सन से अर्थ पे वो 65 ही होता है, ठीक है, यानी 65% ही एनर्जी आता है। अब सोचिए कि हमारे अर्थ में 65 आ रहा है, 35 को हम बाहर फेंक दे रहे हैं, तो यही बैलेंस बना रहना चाहिए, तभी आपका जो हमारा अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम है वो काम करेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, ये जो प्रेजेंट क्लाइमेट है हमारा वो भी गायब हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा अर्थ का जो प्रेजेंट क्लाइमेट है इसको थर्ड क्लाइमेट कहते हैं। जब हमारा अर्थ पैदा हुआ था 4.6 मिलियन साल पहले, तो वो फर्स्ट क्लाइमेट, उसके बाद मीथेन और कार्बन की थी जो सेकंड क्लाइमेट था, और थर्ड क्लाइमेट जो है जो प्रेजेंट में हम लोग जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अधिकता है, मतलब ऑक्सीजन और उसकी ज्यादा है। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और ये जो हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज होता है, जिससे हम लोग कार्बन मतलब ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, वो इसको ट्रैप करता है। और इसमें सपोज कीजिए अगर 35 से 1%, 2% भी अगर उसमें से एब्जॉर्ब में से कमी हो गई, तो उससे बड़े पैमाने पे चेंज हो जाएगा। जो हमारा प्रेशर बेल्ट है, जो हमारा वेदर पैटर्न है, वो सारा पूरी तरह से तबाह हो सकता है। तो इसीलिए कंसर्न, तो इसमें इसको समझिए कि बेसिकली यह क्या होता है, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, इसको एक लाइन में हम अगर ये कर सकते हैं, एनी डिस्टर्बेंस इन दिस इनकमिंग एंड आउटगोइंग, जो अभी मैंने बताया था, एनर्जी बैलेंस इफेक्ट करता है। कोई भी चेंज होगा, जैसे आज एक चीज और हम समझा देते हैं इसी अच्छे तरह से समझिएगा। जैसे हमारा ये अर्थ है, मानिए ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री, और ये क्या है आपका 60 डिग्री। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ 30 डिग्री साउथ, फिर यहाँ देखेंगे हम लोग 60 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री यानी नॉर्थ साउथ पोल। अब क्या होता है कि जो हमारा वेदर का पैटर्न है, जो हमारा ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो क्लाइमेट चेंज की बात आई, इससे पहले ये आया कि एटमॉस्फेयर में ही हमारा चेंज है। तो इसके बीच में यहाँ आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, इसको स्टर्लिंग बेल्ट कहते हैं यहाँ से। अब ये क्या होता है, लो प्रेशर का बेल्ट है, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है, ये लो प्रेशर का बेल्ट है, और ये पोल पे हाई प्रेशर का बेल्ट। फिर इसी तरह से यहाँ है हाई प्रेशर का बेल्ट, लो प्रेशर का बेल्ट, और ये हाई प्रेशर का बेल्ट। तो अब क्या है, ये प्रेशर बेल्ट लगभग ये रहता है, मतलब उस हिसाब से ही हमारी बारिश होती है। जैसे अब यहाँ से इक्वेटर से गया और ये आपका मानसून वगैरह होता है। लेकिन अब देखिए कि इसमें आप चेंज करेंगे, यानी जो हीट का जो इन्फ्लक्स आता है, जो सन से आता है, वो अगर चेंजिंग होगा तो ये फिर आगे पीछे हो जाएगा, 30 की जगह आगे चला जाएगा। जैसे कि पहले अगर यूपी और बिहार में बारिश होती थी, तो अब उससे ज्यादा बारिश नेपाल में होने लगी।
तो ये नेपाल में क्यों हो रही है? क्योंकि जो पहले का जो पैटर्न था, जो ट्रेड था, वो चेंज हो रहा है। और ये चेंज होने का मेन कारण है कि जो हम ह्यूमन एक्टिविटी से ग्रीन हाउस गैस जो चलाते हैं, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्ड साइंटिस्ट रखते हैं इस सब का, इन सब का। तो देखिए अब ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो नॉर्मली ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें कौन कौन है मेन, इसको भी याद रख लीजिए। वाटर वेपर है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये मेन जो है मेन ग्रीन हाउस गैस है। ये इसलिए ग्रीन हाउस गैस इसको कहते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को और अर्थ के सरफेस को गर्म रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि हमारा अर्थ है, और जैसा कि मैंने बताया अर्थ क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ता है, ठीक है, और ये आपको स्पेस में छोड़ता है। और ये वाटर वेपर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट बैक अर्थ की तरफ फेंक देता है। ठीक उस तरह से काम करता है कि कंबल की तरह से, समझ, एक कंबल जो होता है, ब्लैंकेट जो होता है, उसके तरह ये काम करता है कि अगर आपको ठंडी लग रही है, आपने कंबल ओढ़ ली तो आप एकदम गर्मा जाते हैं। वही अगर आपको कंबल हटा दिया जाए तो आपको ठंडी लगने लगती है। ठीक उसी तरह से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है पता है आप लोगों को? बता सकते हैं कोई? सर वीनस है। सर वीनस है। सर वीनस। और सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? सर मरकरी। मरकरी। तो मरकरी, तो उस हिसाब से मरकरी को गर्म होना चाहिए, तो वेनस क्यों गर्म है बताइए? क्योंकि सर वीनस के पास सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है और जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, यही एक रीजन है। देखिए कार्बन है सल्फर, उसके अलावा ये है कि जो वेनस का एटमॉस्फेयर है वो अपने अर्थ से, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे 100 टाइम्स डेंसर है, समझ रहे? यानी जो हमारा अर्थ का अभी हम ये बात कर रहे थे ना, उससे 100 गुना जो है, 100 टाइम्स जो है वो डेंसर है, घना है। और घना होने की वजह से, जैसे वही हम कंबल का इसलिए एग्जांपल दे रहे थे, जैसे आप 3 कंबल 4 कंबल ओढ़, तो 4 कंबल ओढ़ेंगे तो ज्यादा गर्मी लगेगा, एक कंबल में कम गर्मी लगेगा। तो वैसे ही वेनस का हाल। अब एटमॉस्फेयर इसी को आप देखेंगे मार्स में, तो मार्स का क्या सर है? मरकरी में सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से वो ज्यादा हीट ट्रैप नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो अब वही है, आप मार्स में भी हल्का एटमॉस्फेयर है तो वहाँ काफी ठंडी रहती है, नेगेटिव में ही टेम्परेचर होता है। तो यही अर्थ का हमारा, अगर अर्थ में जितना, जैसे कि हमने बताया कि 65 है और 35 जा रहा है, अगर यही हम इसको 60 कर दें और 40 को बाहर कर दें तो अर्थ कूल हो जाएगा, जैसे आइस एज में था, तो एकदम ठंडा हो जाएगा। या फिर इसी में 65 की जगह 70 कर दें या 71 या 70 के आसपास अर्थ आ जाएगा, तो अर्थ फिर रहने लायक नहीं रहेगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है इस एनर्जी बैलेंस को कायम रखने के लिए कि ये कहा जाता है कि भाई कार्बन इसमें सबसे बड़ा जो आपका है वो कार्बन इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो इसको आप इस तरह समझिए। आगे हम लोग इसी में देखते हैं, ये देखिए, इसको समझने के लिए ये हमारा सन है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब सन जो आता है तो कुछ जो आपका इनकमिंग रेडिएशन होता है, इनकमिंग रेडिएशन आप लोग को बताया गया था, इसको शॉर्ट वेव रेडिएशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आया और ये स्पेस में चला जाएगा, बाकी जो यहाँ शॉर्ट वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया गया सरफेस से, और फाइनली सरफेस से ये आपको एटमॉस्फेयर की तरफ जाता है, ये आपको इंफ्रारेड रेडिएशन होता है जिसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन यहाँ अगर आप गैस है तो वो ट्रैप कर लेगा और फिर से बैक टू अर्थ की तरफ भेज देगा। तो अर्थ की तरफ जब भेज देगा और ये स्पेस में नहीं जाएगा तो अर्थ गर्म होना शुरू हो जाएगा, और यही जब गर्म होगा तो जो हमारा एटमॉस्फेयर जो पैटर्न है, क्लाइमेट पैटर्न है, वो चेंज होगा, और यही चेंज होने को क्लाइमेट चेंज मोटे तौर पे लोग कहा जाता है। आगे देखते हैं इसमें ये ग्रीन हाउस गैस कैसे उत्पन्न होता है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज से, ठीक है। और खास करके इसमें जो होता है, ह्यूमन क्या करता है, इस क्लाइमेट को इफेक्ट कैसे करता है, नेचर ऑफ द लैंड का सरफेस, जैसे लैंड यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपके। जैसे कि जंगल है, आपने पूरे जंगल को काट दिया और जंगल को काट के बड़ा शानदार शहर बना दिया, तो पहले जंगल जो बहुत सारे कार्बन को सोखता था, कार्बन को एब्जॉर्ब करता था, बशर्ते अब ये शहर बनने के बाद वो सोखना तो दूर, और कार्बन को आपको वायुमंडल में ही छोड़ रहा है। और इस तरह से अगर वही कार्बन को आपने, जैसे कि फॉरेस्ट को आपने काटा
और फॉरेस्ट को काट के आपने अर्बन सेंटर बना दिया तो वहां फिर आपकी गाड़ी होगी, पोल्यूशन होगा, और फिर आपको पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह सारी चीजें आपको आएगी जो फिर एटमॉस्फेयर को गर्म करेगा। ये गर्म होने की जो बात है, ये पहला बार समझिए कि इसका पूरा रिकॉर्ड रखा गया 1880 से, यानी 1880 से साइंटिस्ट इस पे नजर रखे हुए थे। लेकिन इसके जरिए पहला क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो होता है, तो वो देखिएगा आगे हम लोग बात करेंगे, तो ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है साइंटिस्ट जो भी करते हैं वो सबसे पहले अपने वो करते हैं, मतलब अपने लिए वो ये करते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट ही इसकी मीटिंग करते हैं, और इसको हम देखेंगे तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की भी चर्चा कर लिया जाए। क्योंकि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो होती है वो, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ नेचुरल कॉजेज से भी क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, या क्लाइमेट में, लेकिन ये जैसा कि मैंने बताया क्लाइमेट चेंज को डिकेड लग सकता है, 10 साल लग सकता है, 15 साल लग सकता है, लेकिन क्लाइमेट वेरिएबिलिटी 1-2 साल या कुछ महीने के अंदर भी वो ठीक हो जाता है। तो ये फर्क है। तो इसको सबसे पहले जो यूज किया गया है वो यूएनएफसीसी, यानी यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। ये बेसिकली अडॉप्ट हुआ था क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को, और इसमें इन्होंने कहा था कि नॉन ह्यूमन, यानी जो इंसान नहीं करता लेकिन फिर भी हो जाते हैं, जैसे कि, तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि जो नेचुरल रीजन में होता है, जैसे कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जो अभी तक साइंटिस्ट नहीं समझे, और नहीं समझने का मेन कारण है कि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट, या जो मैंने आपको बताया कि 1880 तक था, क्योंकि आप जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक ही खुद 1970s के आसपास में आया है। उससे पहले तो लोग प्लेट टेक्टोनिक के बारे में भी नहीं जानते थे कि क्या मतलब प्रोसेस है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा ओशन है, ये ओशन तकरीबन आज से 10 से 20 साल पहले तक सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर था, यानी इसका एक्सप्लोरेशन जो है हमारे ओशन का वो भी 100% नहीं है। अभी जो है, अभी प्रेजेंट जो हम लोग चल रहे हैं 24 और 25 के बीच में जो करंट डेटा है उसके हिसाब से 30 से 35% ही अभी तक ओशन को हम लोग जान पाए। लेकिन यूएन और उसका मतलब कोशिश है कि वो 90, 30 या 35 तक टोटल 100% इसको कवर कर दिया जाए, ये भी मिशन चल रहा है। तो खैर उसको आगे हम लोग चलते हैं। तो ये जो है नेचुरल ओरिजिन, नेचुरल ओरिजिन में जैसे मैंने बताया कि एक तो कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का मूवमेंट है, उसके अलग आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज कट रही है, अच्छा कोई बात नहीं। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है उससे भी होता है। वॉल्केनिक तो नेचुरल होता है, वो तो इंसान करता नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि उससे इन सब को क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को आप इसको 3 चीज से समझें। पहली, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो होता है नेचुरल द्वारा, नेचर होता है। दूसरा, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और क्लाइमेट चेंज में फर्क, जो दूसरा फर्क है वो है क्लाइमेट चेंज जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। और थर्ड जो है, इसमें जितना भी होता है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी वो आपको मतलब नेचुरल होता है, और इससे कोई ज्यादा मतलब जो वेदर फेनोमेनन है वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये फर्क होता है क्लाइमेट चेंज और इस। आगे हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कई इस पे रिपोर्ट आई है कि इसमें क्या होता है, हीट वेव स्ट्रेस होता है। इस पे एक रिपोर्ट आई थी कि हीट वेव का भी अब नाम दिया गया है, जो जिस पे हमारा खुद का एक बना हुआ है। आप लोग अब हमारे चैनल पे जाएंगे, बहुत सारे इस तरह के वीडियो आपको मिल जाए। उसी तरह से रेनफॉल पैटर्न में चेंज आया, जो मैंने अभी समझाया आपको। जो बारिश पहले बिहार में होती थी या यूपी और बंगाल के पास होती थी, वो हिमालय के ग्लेशियर में जाके बारिश हो रही है, नेपाल में जाके बारिश हो रही है। और इतना ज्यादा कुछ महीने पहले हुआ था बारिश कि उन्होंने नेपाल का जो कोसी बराज है उसको छोड़ दिया, तो बिहार के अंदर कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। उसी तरह से सी लेवल राइज है, सी लेवल राइज काफी तेजी से हो रहा है। मुंबई में क्लियर कट देखने को मिला है, इंडोनेशिया में इसका आपको असर देखने को मिला है। और बहुत सारे इसको खास करके जो क्लाइमेट टॉप होता है, तो इसको एडेप्टेशन के आप ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए फ्लोटिंग सिटी बनाया जा रहा है। तो यानी ऐसा शहर होगा जो सी लेवल बढ़ने से कोई फर्क नहीं होगा, उस पर जहाज की तरह तैरता हुआ। उसी तरह से साल्ट वाटर इंट्रूशन, साल्ट वाटर इंट्रूशन का मतलब ये हो गया कि जो नदी समंदर में गिरती है, जैसे कि सपोज कीजिए गंगा है, गंगा कलकत्ता के पास गिरती है। उसी तरह से अमेरिका में कोलोराडो नदी है, तो कोलोराडो नदी जो पहले समुद्र में गिरती है, अब समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, और जब समुद्र की लहरें आती है तो उल्टा हो जाता है। नदी जो है वो पानी, खारा पानी को अंदर इनलैंड में ले आता है,
और इसको लेकर के एक बार तो न्यू ऑरलैंड्स जो है अमेरिका का, वहाँ इमरजेंसी लगाना पड़ा था पिछले साल। तो वो हमारा करंट में देख लीजिए, करंट वाली पढ़ा रहे थे बच्चे को, तो उसी में मैंने देखा था। तो वो क्या था, साल्ट वाटर इन्फ्यूजन था। तो ये भी होता है। उसी तरह से देखेंगे तो मोटे तौर पे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लोग एक ही तरह से समझते हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अर्थ को गर्म करता है, क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है, ग्लोबल कूलिंग भी हो सकता है, यानी एक्सट्रीम ठंडी भी पड़ सकती है, एक्सट्रीम गर्मी भी पड़ सकती है। ये बेसिक मतलब डिफरेंसेस होता है। अब ये क्लाइमेट चेंज, आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे, लास्ट में क्वेश्चन हम लेंगे तो बता देंगे सारी चीजें। लेकिन अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। अब जो ये क्लाइमेट चेंज है इसको लेकर के तो दूसरी बात है लोगों में, जैसे कि मैंने बताया 1970 के बाद जब इन्वायरमेंट को लेकर के लोगों में काफी अवेयरनेस शुरू होता है, और ये उस टाइम में आप देखेंगे तो रूस और अमेरिका के बीच में जो बहुत सारी चीजें हो रही थी, और खास करके ये वो दौर है, आपको पता है जब हमारा 1974 में ही पहला पोखरण एटम परीक्षण किया गया था, इंदिरा गांधी के टाइम में ही किया गया था। तो उस वक्त न्यूक्लियर रेस भी हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो क्लाइमेट को लेके बहुत सारे लोग मतलब फिक्रमंद हुए, यानी लोग वो कंसर्न हुआ। तो पहला कॉन्फ्रेंस जो होता है वो 1979 में होता है। फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? 1979 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो अब इसको हम देखेंगे, वो 1 to 23 फरवरी को होता है जेनेवा, और ये जो किया था वो WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मतलब पूरे दुनिया का जो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान आप कह सकते हैं इसको, उसने इसको होस्ट किया था। और उनका कहना था ये पहला जो था ये क्लाइमेट चेंज पे, यानी ये दुनिया का पहला मीटिंग था जो स्पेशली क्लाइमेट चेंज को लेकर हुआ। ठीक है, कि क्लाइमेट में क्या तब्दीलियां आ रही है। उसी तरह से ये पहला जो कॉन्फ्रेंस था ये पूरी तरह से साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस था। इसमें ऐसा नहीं था, अब जो कॉन्फ्रेंस होता है जैसे COP29 देखेंगे तो उसमें हमारे मंत्री जाते हैं, सब लोग जाते हैं, NGO वाले जाते हैं, A to Z सब लोग जाते हैं। इवन अगर मंत्री अंगूठा छापे तो वो भी जाए, तो सरकार तो वही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में वही जाना है। लेकिन ये जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें सिर्फ साइंटिस्ट था जो वाइड रेंज के डिसिप्लिन के थे। कुछ लोग क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, कुछ लोग इन्वायरमेंट मतलब बॉटनिस्ट थे, कुछ लोग डिफरेंट अपना अपना फील्ड में महारत रखने वाले सारे लोग यहाँ जमा हुए थे। अब इसमें क्या हुआ था कि ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ था तो इसमें दो चीजें सामने आई। पहला, इसमें ये कहा गया कि वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम, बोला कि भाई साहब ऐसा है ये रिसर्च वगैरह तो आप करें, तो पहले आप ये बताएं हवा में बात कैसे करेंगे, जबकि इतना रिसर्च के बाद भी ट्रम्प नहीं मान रहा है क्लाइमेट चेंज है। आप जानते हैं बहुत सारे कंट्री के जो लीडर है वो नहीं मान रहे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए? 1979 में तो बोला कि भाई ऐसा है कि आप वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम करें, और वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम इसमें शामिल हुआ। तो पहला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, दो चीजें हुई, इसको भी याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और वो देगा क्या बना। तो ये रिसर्च प्रोग्राम हुआ, और ये रिसर्च प्रोग्राम को कहा गया कि भाई देखिए आपको तकरीबन 9-10 मतलब 9-10 ईयर का आपको टेन्योर दिया जाता है, और तकरीबन आप अभी 1979 है तो 1988 तक आप ये पूरा रिपोर्ट वगैरह और इसके लिए कुछ अलग मीटिंग और करें, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं जुड़े बल्कि पॉलिसी मेकर भी जुड़े और सब जुड़े। तो उसको लेकर के फिर दूसरा कॉन्फ्रेंस होता है 1988। तो 1988 में जो होता है वो टोरंटो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, क्लाइमेट को लेकर के दूसरा कॉन्फ्रेंस टोरंटो कॉन्फ्रेंस है 1988। अब ये जो कॉन्फ्रेंस होता है तो इसको देखेंगे तो ये में जैसे कि मैंने बताया उनका कहना था कि चेंजिंग एटमॉस्फेयर, इसमें तकरीबन 340 पार्टिसिपेंट थे 46 कंट्रीज, यानी 46 कंट्री से इसमें पार्टिसिपेंट काफी बड़े पैमाने पे गए थे। और इसमें जो मतलब जो NGO थे, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, सारे लोग यहाँ पहुंचे थे। और इसमें ये था कि इसमें सब लोगों ने डिस्कस करने के बाद कहा कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल फ्रेमवर्क कन्वेंशन में किया जाए, और इसी के बाद UNFCCC आता है। तो अब देखेंगे इसके बाद क्या हुआ कि एक कंट्री था जिसका नाम था माल्टा, और माल्टा ने UN को प्रस्ताव किया, प्रपोज किया कि भाई देखिए आप इस प्रपोजल को मानिए कि आप UN को एड्रेस करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को, और तब क्लाइमेट चेंज को रिकॉग्नाइज किया यूनाइटेड नेशन ने कब 1988 में माल्टा के प्रस्ताव पर। तो तब UN ने क्या कहा
कि climate change is a common concern of mankind since the climate change is an essential condition which sustain life on earth। उनका कहा कि भाई ये बहुत जरूरी है, अगर क्लाइमेट ये मतलब इस चेंज को अगर नहीं रोका गया तो हमारे जिंदगी को खतरा, हमारे जीवन को खतरा है। तो ये पहली बार रिकॉग्नाइज किया जाता है कौन से कॉन्फ्रेंस में, टोरंटो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद 2 साल में, और इसमें ये भी कहा गया कि भाई साहब आप ये सब बहुत हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, अब क्लियर फ्रेमवर्क इस पे होना चाहिए, और एक फ्रेमवर्क होगा और इस फ्रेमवर्क को आपको 2 साल के अंदर ये सारा चीज करना है। तो इसको फिर क्या हुआ, ये देखिए इसमें क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिलके एस्टेब्लिश किया किसको, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। ये हर 2 साल में एक रिपोर्ट आता है। एक रिपोर्ट जो आया था उसका पूरा एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा। IPCC ने कहा था कि अब हम टिपिंग पॉइंट पे आ गए हैं, अब अगर आप लोग नहीं समझे, चाहे ट्रम्प हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर आपने नहीं इसको सीरियसली लिया तो फिर बहुत सारे ऐसे आइलैंड कंट्री है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। इवन आपके अमेरिका में और लगा ही, देखिए आग लगा अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, तो आपको फॉरेस्ट फायर जगह जगह मिलेगा, बहुत सारे ऐसे आपको आएंगे जो आपको देखने को मिलेगा, और इससे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो ये वार्निंग आया था, उसका वीडियो भी आप लोग हमारे चैनल पे जाएंगे तो देख सकते हैं। तो ये अब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि कहा कि भाई ठीक है 2 साल आप असेसमेंट कीजिए सारे चीज को। तो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो आया वो 2 साल के बाद आया 1990, ठीक है 1990। अब ये 1990 में जब आता है तब क्या होता है, ये असेसमेंट जो रिपोर्ट है IPCC का, ये 90 में पब्लिश होता है। उसके बाद UN जनरल असेंबली में दिसंबर में, यानी ये शुरू में होगा और दिसंबर में डिसाइड किया गया कि भाई एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए उसी रिपोर्ट के आधार पर। उसी रिपोर्ट के बेस पे एक फ्रेमवर्क बना और उस फ्रेमवर्क का नाम वही हुआ UNFC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC, ये बना इसी में। और इस पर इसका 92 में सब लोग एग्री हुए। 92 में क्या हुआ था, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं 92 में क्या हुआ था क्लाइमेट को लेकर के? रियो अर्थ समिट हुआ था। रियो अर्थ समिट, रियो जेनेरियो, बिल्कुल बिल्कुल सही करेंगे। रियो डी जेनेरियो शहर जो ब्राजील का है, वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, यानी हिस्ट्री में समझिए क्लाइमेट का सबसे बड़ा सम्मेलन आपका ये रियो में हुआ था। ठीक है, सर क्योटो प्रोटोकॉल भी रिलेटेड है क्या इसी से? अब सब प्रोटोकॉल की अभी बात करेंगे। आज 3-4 हमने 5 क्लास इसमें रखा है, 4-5 क्लास जो भी होगा सर से बात कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, वो सब चीज बताएंगे किस चीज के लिए स्पेसिफिक वो है। तो चलिए ये 92 में हुआ था, लेकिन इसको रेटिफाई किया गया, क्योंकि जब UN का कोई प्रस्ताव होता है उसको रेटिफाई किया जाता है, और ये रेटिफाई किया गया था 1994 को, जब 55 कंट्रीज पे सिग्नेचर किया। तो अब UNFC जब हो गया तब उसके बाद आता है COP, जो अभी COP 29 चल रहा है, उसमें हम लोग देखेंगे। ये तब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब ये रेटिफाई हो गया रियो में, तब सरकार को कहा गया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो आप जानते हैं अभी जैसे COP 29 है, अभी कहाँ हो रहा है COP 29? आप लोगों ने पढ़ा है करंट अफेयर्स में? कहाँ हुआ था? अजरबैजान, बाकू। हाँ, अजरबैजान, COP 29। बिल्कुल। और COP 30 कहाँ होने वाला है? ब्राजील। हाँ, ब्राजील में, सही कह रहे हैं। ब्राजील, हाँ ब्राजील में। तो ये भी पता रखना कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए आज हम इस पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, बेसिकली इसमें पार्टीज गवर्नमेंट को कहा जाता है। ठीक है, हेलो मोबाइल जी सर। वो सब ये ना अभी पढ़ाने में साइलेंट नहीं किए। हाँ चलिए, अब तो ये जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि एनुअल मीटिंग होता है, बेसिकली सालाना मीटिंग होती है। खास करके यही जो मैंने बताया था UNFC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उस शॉर्ट में आप देखेंगे तो आपको UNFCC। और इससे पिछले ही साल जामिया में क्वेश्चन पूछा है UNFCC से, आपको वो क्वेश्चन आप बैक ईयर का देखिएगा तो उसमें मिलेगा। तो उस तरह से अब पहले COP के बारे में समझिए। COP जो होता है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है।
यानी इसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत है, इसलिए ये चूंकि इसको जो एक जगह लाने पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल काम करते हैं, तो ये अब ये जो है जितना भी कॉप होता है इसमें यहाँ जो हुआ था, जैसे आपको पता है अर्थ समिट कहा जाता है, रियो अर्थ समिट, तो उसको क्लाइमेट समिट क्यों नहीं कहा जाता बताइए? रियो जो था, रियो को आप लोग कहते हैं, आपने सुना होगा रियो अर्थ समिट लोग बोलता है ना, वो इसलिए बोलता है क्योंकि वहां सिर्फ क्लाइमेट को ही नहीं एड्रेस किया गया, वहां 3 बड़े मुद्दे लिए गए। नंबर 1 पे क्लाइमेट होता, ठीक है, क्लाइमेट। नंबर 2 पे जो था वो आपको क्लाइमेट के साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी बायोडाइवर्सिटी, और थर्ड जो था वो लैंड डिग्रेडेशन या जिसको डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। ये 3 चीज बहुत अहम था अर्थ के लिए, क्योंकि अगर मान लो सपोज कीजिए क्लाइमेट की हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को या कार्बन को कम करने के लिए इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम हैबिटेट को लॉस कर दें, तो फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा तो भी अर्थ हो। तो इसमें 3 चीज इसमें आई थी जो मैंने आपको बताया रियो में, एक तो क्लाइमेट चेंज नंबर 1, नंबर 2 में बायोडाइवर्सिटी लॉस, और नंबर 3 पे लैंड डिग्रेडेशन। इन तीनों का कॉप का अलग अलग होता है। अभी जो कॉप 29 है वो आ रहा फोटो क्या, चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल में ही हम कैमरा लगा आ रहा है सर फोटो आपका। चलिए ठीक है, कोई बात। भाई निर्मल मुर्मू भाई, आप अपना माइक बंद कर दो भाई। चलिए माइक बंद कर दीजिए जिसका ओपन। ठीक है, आप मतलब जब हमारा ये खत्म हो जाएगा ना तो फिर 10 मिनट आप लोग को हम टाइम दे देंगे, जो क्वेश्चन पूछना पूछिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपने अपना माइक म्यूट कर दिया है। सर आपने अपना माइक म्यूट कर दिया है। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। सर आपका माइक म्यूट है। बोलिए जकी सर। सर उनका माइक म्यूट हो गया है, हम लोग को आवाज नहीं आ रही है। सर आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए ताकि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपका पेज इसलिए नहीं आ रहा जकी सर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए आप। ब्रेक हुआ है आप लोग का, थोड़ा ऐसा सोच लीजिए, आप लोग पेशेंस रखिए। अब आ रही है आवाज? हेलो, अब आ रही है आवाज? जी सर। यस सर। चलिए वो पता नहीं क्या हो गया, अभी हम शेयर करते हैं, अभी शेयर करते हैं।
ये शेयर हो गया? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो कॉप की बात कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, ये काफी इसमें यूपीएससी में भी पूछता है इससे क्वेश्चन, और यूपीएससी से के अलावा समझिए तो जो यूपीएससी का पैटर्न है उसी से मिलता जुलता जामिया आरसीए का पैटर्न है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉप 29, ठीक है, ये किस चीज पे है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद जो आपको CBD यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, ठीक है, इसका कॉप कितना है बता सकते हैं आप लोग में से कोई? ये कॉप कितना होगा यहाँ पे? ऑफ 16 है, ठीक है, यस। उसी तरह से डिजर्टिफिकेशन पे भी कॉप 16 है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो इस सब को भी देखेंगे। ये तीनों जो है, ये तीनों कहाँ से निकला था? वही रियो अर्थ सम्मेलन से, इसीलिए मतलब अर्थ समिट से। तो अर्थ समिट जो है उसको पृथ्वी सम्मेलन जो गोमाला कौन है? प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। हाँ, जो भी माइक ऑफ कर लीजिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी है याद रखना। जैसे कि मैंने बताया कि रियो दी जेनेरियो में ये हुआ था, और इसमें जो है 92 में इसको कॉप जो है एस्टेब्लिश किया गया था। अब इसमें यूएनएफसी से, जैसे मैंने बताया, पहला जो कॉप हुआ था वो कहाँ हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में। कहाँ, कब से कब हुआ था? 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 को। तो देखिए पहला कॉप जो होता है क्लाइमेट चेंज का, वो 1995 में होता है। अब बायोडाइवर्सिटी का कब होता है बता सकते हैं आप लोग? कब हुआ था पहला बायोडाइवर्सिटी का? क्लाइमेट चेंज से पहले वो हो गया था, 94 में हुआ था, वो भी देखा था। ये जो हो गया कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, जो मैंने अभी बताया था आपको, इसका पहला हुआ था 1994 को दिसंबर। ये मार्च में होगा और उससे पहले ही 1994, ठीक है, कॉप फर्स्ट हुआ था। उसी तरह से अभी जैसे कि मैंने बताया इसका क्या है? कॉप 16 है, और ये कॉप 16 कहाँ हुआ है? काली, कोलंबिया में हुआ है, 21 नवंबर से 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024। तो ये लेटेस्ट है, इसको आप लोगों को जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए लेटेस्ट क्या है। उसी तरह से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी बेसिकली जो लैंड आपका है वो नॉर्मल लैंड से क्या डिजर्ट बनता जा रहा है, तो उससे कैसे हम कॉम्बैट करेंगे, उसके लिए भी कॉन्वेंशन हुआ है। इसका जो पहला कन्वेंशन हुआ था वो 1997 में हुआ है, इटली रोम में हुआ था 1997 में। आप मंथ या डेट रखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ईयर आपको याद रखना चाहिए कि वो कब क्या हुआ था, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे कॉप 16, इसका भी 16 है जो आपका डिजर्टिफिकेशन का, ये हुआ है सऊदी अरब का रियाद में, ये आपको दिसंबर 24 को हुआ है, ठीक है, ये 24। तो ये तीनों आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन आता है यूपीएससी या जामिया में, तो वो दे देगा यूएनएफसीसी, ये तीनों को दे देगा, और तीनों के सामने उसका ये दे देगा कॉप कितना है। जैसे अभी तो आप लोग जान ही रहे हैं कॉप 16 है इसका, और उसका कॉप 29 है, लेकिन पहला कॉप हुआ था वो, तो सबसे पहले कॉप होता है आपको बायोडाइवर्सिटी का, उसके बाद क्लाइमेट का, उसके बाद डिजर्ट का। तो सबसे पहले आप एकदम याद रखिए कि हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, जहाँ बायोडाइवर्सिटी है, तो पहला अपना सोचते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का पहला कौन है। उसके बाद क्या होगा कि हम सांस किसमें लेते हैं? तो क्लाइमेट में, तो क्लाइमेट में, तो इसमें से डायरेक्ट हम लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखते हैं कि डिजर्ट भी हो रहा है, तो डिजर्ट को करते हैं। सबसे पहले 94 में हुआ था आपका CBD का कॉप, उसके बाद 95 में होता है क्लाइमेट का, और 97 में होता है आपका डिजर्टिफिकेशन का। इस पे भी इसी का कॉप में आपको साहिल जो है आपका एरिया जो है सहारा का, उस पर ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने का प्लान था इसी कन्वेंशन में। उस पर भी मेरा एक अलग से वीडियो बना हुआ है। बहुत वीडियो तो मैंने बहुत बनाया था, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त हमने किया था तो उस वक्त क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी साउंड की। अब तो खैर माशाल्लाह अच्छा हो गया है, तो पहले उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, तो की बात है लोग नहीं देखे। तो अब इसका एक चीज और है जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि ये जो नया जो कॉप हुआ है, जो जिसको 29 कॉप हम लोग करते हैं, जो आप लोग जान ही रहे थे कि अजरबैजान में हुआ है, बाकू में, ये नवंबर 11 to 24 में हुआ है। ये बेसिकली इसमें क्या क्या की पॉइंट था ये आप लोगों को जानना जरूरी है।
क्योंकि ये की पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है। तो एक तो कॉप 28 कब हुआ था, तो वो यूएई में हुआ था, ये भी जानना हो सकता है कि आपको कॉप फर्स्ट 29 या 30 नहीं देके आपको 28 को कॉप 28 का हुआ, तो वो भी याद रखिएगा, दुबई यूएई में हुआ था। ठीक है, उस तरह से हम लोग फिर आगे देखेंगे। तो कॉप 30 हम लोग जानते ही हैं, इसका ब्राजील में होने वाला 21 नवंबर से 10 से 21 नवंबर के बीच में इसी साल हो रहा है 2025 में। अब हम लोग देखेंगे की पॉइंट ऑफ कॉप 29, इसमें क्या हुआ उसको जानना बहुत जरूरी है, और यही पॉइंट आपके क्वेश्चन में आने वाले होते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे न्यू ग्लोबल गोल। इसमें ये गोल किया गया है खास करके फाइनेंस को लेकर। फाइनेंस को लेकर के इसलिए क्योंकि आप कहते हैं कि भाई आप अडॉप्ट करो, अब क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च करना है, क्लाइमेट चेंज पे ये करना है, और ऐसे कंट्री को आप कह रहे हैं साहब जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट इफेक्टेड है, जैसे कि आइलैंड नेशन सब है पैसिफिक में, आइलैंड नेशन सब है इंडियन ओशन में, काफी गरीब कंट्री सब है जिनके पास खाने को कुछ नहीं, वो रिसर्च कहाँ खा करेंगे। और आप पेरिस में बैठे हुए होते हैं, आप जेनेवा में बैठे हुए होते हैं, आप अमेरिका में बैठे हुए होते हैं, और आप क्या है, आपके पास अरबों डॉलर है, आप तो काफी अमीर है, तो आप सारी चीजें तो आप करते हैं, बड़े बड़े गाड़ी पे आप घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, यानी सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट आप लोग करते हैं। और सबसे ज्यादा जो उसका रिजल्ट आता है, जो बेचारे डिजास्टर झेलते हैं, ये पैसिफिक नेशन वाले झेलते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि नहीं, आपको फाइनेंस देना पड़ेगा, और ये फाइनेंस तो इसमें इस कॉन्फ्रेंस में 3 गुना किया गया, 3 टाइम्स। तो ये भी देखते हैं, ये देखिए ट्रिपलिंग फाइनेंस, यानी जो फाइनेंस था पहले $100 बिलियन की बात करी थी, और अब जो कर रहे हैं वो $300 बिलियन, यानी और उसमें 2035 तक वो किया जाएगा। तो ये ट्रिपलिंग फाइनेंस की बात की जाती है। तो ये एक इसमें था। इसमें था लॉस एंड डैमेज फंड भी बनाया गया है। कहते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई साहब आप डैमेज और लॉस जो हो रहा है ये आपके करतूत की वजह से हो रहा है। यूरोप के, अमेरिका के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है उनके हिस्से हो रहा है। तो अब आपको एक फंड बनाना पड़ेगा कि अगर कहीं डैमेज होता है, लॉस होता है, तो उस लॉस और डैमेज को आपके पैसे से वहां भरपाई की जाएगी। उसके लिए सपोर्ट देने के लिए जो अमीर कंट्री है उसको कहा गया था, जैसे खास करके क्लाइमेट डिजास्टर, और इसमें तकरीबन 800 मिलियन ये एड के लिए बात की गई थी। ये भी इसी कॉप 29 में की बात हुई थी। उसके अलावा इसमें हम देखेंगे तो आर्टिकल 6 जो था, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था वो कब हुआ था बताइए तो? 2015 में हुआ था, ठीक? यस सर, 2015। हाँ 2015 में, बिल्कुल सही। तो उसका आर्टिकल 6 है, उसके मैकेनिज्म को फाइनल किया गया, और ये फाइनल जो किया गया इसमें ये बताया गया कि भाई ये जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो इंटरनेशनल कार्बन मार्केट, कार्बन क्रेडिट का मार्केट, उसको आपको गवाह होगा। और ये कार्बन पे एक बच्चे ने पूछा था जब हम IIMT में पढ़ा रहे थे, तो उस पे मैंने स्पेसिफिक बनाया था कि व्हाट इज कार्बन ट्रेड, क्या होता है, कार्बन मार्केट क्या होता है। तो एक आप हमारे चैनल पे बहुत सारे आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उस पे जाइएगा, उसमें एक सेक्शन है चकी सर से पूछे, तो उस पे जाइएगा, तो उस पे मेरा एक वीडियो है पूरा स्पेसिफिक इसी पे बना हुआ, कार्बन मार्केट पे ही पूरा बना हुआ कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में, उसको भी एक नजर आप लोग देख सकते हैं। इसमें तो क्योंकि सर का प्रोग्राम है और एक फिक्स हम लोग का ये होता है, तो उतना ज्यादा हम बता भी नहीं सकते आपको, लेकिन कोशिश हमारी होगी कि इसमें बहुत कवर करने का। तो आगे चलते हैं फिर। तो उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अजरबैजान का बाकू उसकी कैपिटल है, वहां हुआ था। तो इस पैक्ट को नाम दिया गया, ये जो कॉप 28 ये हुआ था, बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट। इसको क्या बोला गया? बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट, इसका नाम दिया गया। इसमें ये बताया गया, अब यूनिटी की बात क्यों आ रही है आपको पता है? इसलिए क्योंकि जैसे ही ट्रम्प प्रेसिडेंट बनते हैं तो ट्रम्प क्या बोलते हैं कि भाई हम पेरिस क्लाइमेट से हट गए, ठीक है। अब हट गए तो पूरी दुनिया में गई, अमेरिका इतना बड़ा है, वो बोला कि हम पैसा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तो पूरी दुनिया इसके लिए बोला कि यूनाइट होना होगा, क्लाइमेट को लेकर के आपको यूनाइट होना होगा। इसीलिए इसमें नाम दिया क्लाइमेट, बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट। इसमें यूनाइट आपको होना है, तभी आप, चूंकि अर्थ जो है वो सबके लिए। तो ये बेसिकली बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट था, जिसमें नंबर 1 पर था मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम का इनिशिएशन किया जाएगा, जिसमें आइडेंटिफाई की जाएगी टेक्निकल और इमिशन को रिड्यूस करने के लिए आपको इसमें ये किया जाएगा, यानी किस तरह से इमिशन रिड्यूस किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पैसिफिक नेशन है
जो छोटे छोटे आइलैंड गरीब कंट्री है उसको कैसे किया जाता है, उसको साइंटिफिक मदद देगा डेवलप कंट्री। वो वहां जाके उनको ट्रेनिंग देगा, उनके यहाँ स्टेशन लगाएगा, उनके यहाँ मॉनिटरिंग की जाएगी, उनको कैसे डिजास्टर से यानी मुकाबला करना है, ये सारी मिटिगेशन प्रोग्राम को वो करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। उसके बाद बताया गया कि भाई साहब आपको एडॉप्ट भी करना पड़ेगा, ये आदत छोड़नी पड़ेगी कि बड़े बड़े गाड़ी में फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं और चल रहे हैं, नहीं, अब आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, स्विच टू ग्रीन एनर्जी। आगे हम लोग क्लीनर एनर्जी और क्लीनर की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको होगा। तो ये ताकि आपको ग्लोबल रिसिलियंस हो, और इसको एडॉप्टेशन को आपको परमानेंट एजेंडा बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को आजमाए हुए हैं। तो बहुत सारे इसको है कि अभी आप इसको कैसे करें। तो ये था मोटे तौर पे, तो ये सारी चीजें थी जो आपको जानना इसके लिए जरूरी था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बायोडायवर्सिटी पे करेंगे। बायोडायवर्सिटी में क्या क्या है, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से तकरीबन हम देखते हैं आरसीए में 9 क्वेश्चन आपको है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद टोटल तो आपने देखा कि 19 क्वेश्चन है, बाकी 10 जो सब मिला के। तो बायोडायवर्सिटी पे भी थोड़ा हम लोग ध्यान दे देंगे, बाकी जो होगा उसको भी हम लोग कवर कर। अब चलिए आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। हेलो अब सर, सबसे पहला क्लाइमेट, सबसे पहला, हेलो सर, हेलो, हाँ बोलिए सर, सबसे पहला क्लाइमेट, हाँ बोलिए। सबसे पहला क्लाइमेट के लिए जो मीटिंग हुआ था वो तो 5 जून 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन में बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो क्लाइमेट को लेकर के नहीं था, वो इन्वायरमेंट को लेकर था स्टॉकहोम जो था। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, यही हम बता रहे थे। जैसे रियो सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट, वो सिर्फ क्लाइमेट ही नहीं था, उसमें आपको बायोडायवर्सिटी भी था, उसमें आपको डिजर्टिफिकेशन भी था। इसी तरह जो स्टॉकहोम का वो जो होता है, वो आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ क्लाइमेट ही नहीं था, बहुत सारे मुद्दे थे। स्पेसिफिक क्लाइमेट को लेके नहीं था, यानी क्लाइमेट तो था ही, सब मुद्दा उसमें था, लेकिन स्पेसिफिक क्लाइमेट का जो पहला मीटिंग हो रहा है वो 1979 में हो रहा है। और वो भी जो 1979 में हो रहा है, 1979 में जो हो रहा है वो भी जिनेवा में जो ये मीटिंग हो रही है, तो इसमें भी प्योर साइंटिस्ट ही है, लोग सब नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जब 1988 में टोरंटो में हो रहा है, तब जाके 340 के लगभग मेंबर जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए सर, ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो भी अभी बोल रहे हैं, हाँ। जो ये पास से अभी करंट तक कनेक्ट कराना है सर, आप बोलो तो। हाँ, अभी जैसे शंकरा इस बुक में है ना सर, तो उस हिसाब से आप कनेक्ट कर रहे हैं सर अभी। हाँ, हम देखिए असल होता क्या है कि आप चाहे जामिया आरसीए ले लें, यूपीएससी ले लें, कहीं भी ले लें, वो करेक्ट। आप देखिए, आपको अगर आईएएस बनना हो, तो आईएएस बनने के लिए कितने स्टेज है। पहला आपको पीटी होता है, आप जानते हैं, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। पीटी में क्या चाहिए, पीटी में वो देखता है कि आपका अवेयरनेस क्या है, आप मुद्दे को क्या समझ रहे हैं और उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी आपके पास है या नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि तो पिछले साल का जो आंकड़ा होगा इस साल बदल जाते हैं, यानी पिछले साल वही सेम क्वेश्चन का ए आंसर है तो इस साल आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पीटी में तो ये आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, मेंस में क्या है, मेंस में आपके एनालिटिकल पावर को देखा जाता है, कितने अच्छे तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर इस बात को आपको समझ लिए कि पीटी में क्या है, मेंस में क्या है, फिर इंटरव्यू में आप एज ए ह्यूमन कैसे हैं, आप आईएएस बनेंगे तो आप सही मायने में उसके लिए लायक हैं या नहीं है, उसको इंटरव्यू में देखता है। ये 3 स्टेज पार करके तब आप यूपीएससी में जाते हैं। तो जो यूपीएससी का पैटर्न है, लगभग जो जामिया रेसिडेंशियल जो कोचिंग है, जो भी बड़े बड़े कोचिंग है, जैसे अंडर स्टडी हो, उसी को लेकर फॉलो करता है। बल्कि कभी कभी तो आपको लगेगा कि उससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया। ठीक है सर। हाँ बोलिए सर, जैसे कि कोई क्वेश्चंस एग्जामिनर की तरफ से ही गलत होता है, ऑप्शन गलत होते हैं या क्वेश्चन, तो उसके मार्क्स मिलते हैं या फिर डिडक्ट हो जाते हैं? नहीं, वो जो होगा तो वो उसको ये कर देते हैं ना, वो ये मतलब वो रहेगा ही नहीं, मतलब वो खत्म ही हो जाता है, उसको वो अलग कर। नहीं, अगर क्वेश्चन गलत है ना, मान लो कि 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन गलत है, तो 98 पे काउंट होगा आपका। बिल्कुल। सामने आपसे क्लास पेपर में 2 क्वेश्चन गलत थी, तो उसमें 98 पे ही काउंट हुई थी। तो अब फरहीन मैम आएंगी हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए,
और कोई सवाल है? एक दो सवाल है सर तो मेरे क्वेश्चन है सर, जैसे आपने बताया कि अर्थ हाँ। समिट जो हुआ था 1992 में, उसमें 3 एजेंडे थे सर। हाँ पर सर वो तो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, इसमें तो 21 एजेंडे थे। नहीं, एजेंडे 21 जो कॉप की बात हम कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये 3 मेजर जो था, जिसपे बायोडायवर्सिटी था आपका, उसके बाद क्लाइमेट चेंज पे था और डिजर्टिफिकेशन पे था, जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, ये 3 मेन ये समझ रहे हैं सर। आज पर माई नॉलेज सर मेरे को ये लगता है कि जो तीनों कन्वेंशन हुई थी ये सिग्नेचर करने के लिए ओपन हो गई थी यहाँ पे रिव्यू और समिट से। ये जो यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये तीनों सिग्नेचर करने के लिए ओपन हो गई थी यहाँ तो ये बेसिकली जो मेन ये एजेंडा, ये सारी चीजें जो देखिए एजेंडा 21 एजेंडा तो ये 3 जो हुआ, ये मेन 3 था। जो आपको क्लाइमेट डिजर्टिफिकेशन था, आपको बायोडायवर्सिटी था। देखिए होता क्या है कि आप क्लाइमेट चेंज की बात अगर करेंगे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे आते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज एंड फिशरीज, क्लाइमेट चेंज एंड ओशन, ये बहुत, उसको मिला के आप करेंगे तो अभी तो 30 से भी ज्यादा, मतलब बहुत सारे क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जो उसके फाइनल आप जाएंगे, जो मेन 3 मुद्दे हैं, वो 3 मुद्दे की बात करी गई थी, जिसको यूएन ने, आपने सही बोला कि यूएन ने जिसको मतलब रेटिफिकेशन सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया। और उसके बाद ही देखेंगे 94 में आपका पहला कॉप होता है बायोडायवर्सिटी वाला, उसके बाद 95 में आपका दूसरा कॉप हो जाता है क्लाइमेट चेंज पे, 97 में आपका फिर कॉप हो जाता है इस पे डिजर्टिफिकेशन पे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलिए सर, 30/30 करके भी जो टारगेट दिया गया था, तो वो किसमें था? चलिए आप सर आप ऑफ हो जाइए, ये लोग पूछते रहेंगे। तो एनीवेज, अच्छा ठीक, मैम आएंगी नेक्स्ट क्लास। 30/30 में बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 30/30 बता देते हैं। 30/30 क्या है? ये नहीं 2030 तक कितने क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 60 की बात आप कर रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हाँ बोलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं सर? एक क्वेश्चन। हेलो, हाँ बोलिए सर। 30/30 की सोच में था। हाँ 30/30 में ये बता रहा हूँ कि 2030 तक तो आप ऐसा कीजिए, अभी आप कल का जो हमारा वीडियो है, कल जो हमने अच्छा हाँ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों को हम मिलाएंगे। आउट ऑफ 60 में कम से कम 8 to 9 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 3 क्वेश्चन इससे हो सकते हैं, तो 8 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं। और 30/30 जो आप पूछ रहे हैं, तो हमारे चैनल पे जो आज वीडियो हमने डाला है, आज ही डाला है वो वीडियो। ठीक है, तो अभी हम उसको डिटेल से आपको बताते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं है, मैम आ गई है, तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारा वही आपको बताया, सिविल सर्विसेज भी जकी पे जाइएगा, आज ही वीडियो डाले, अभी 11 घंटा भी नहीं हुआ होगा। सिविल सर्विसेज भी जकी, उसमें आप देखेंगे 30/30 क्या है, व्हाट इज 30/30, वो सारा चीज हमने दिया है उसमें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक ओके, थैंक्स, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।